हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं और फिर अपने सभी दोस्तों को क्लास को शेयर कर दें। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो दोस्तों सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास को एक बार शेयर करें, लाइक करें और पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपको ये चीजें करती रहना है। पहले से मैं आज आपके लिए क्वेश्चंस जल्दी ही आपकी स्क्रीन पर डालने वाला हूँ। सभी दोस्तों को जल्दी से एक बार मतलब शेयर करें क्लास को। टीवी राधे राधे आपको, सौरभ शर्मा गुड इवनिंग, प्रवीण राधे राधे, अभिषेक लोधी जी गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, रोहित सिंह जी राधे राधे। चलिए जल्दी से सभी को एक बार क्लास को शेयर करने हैं। आप अपनी तरफ से क्लास को शेयर करें और जल्दी से क्लास को शेयर करने के बाद हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं जल्दी ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर डालने वाला हूं। तो उससे पहले कि आप क्लास चालू हो, 9 बजने में 5 मिनट में अभी 1 मिनट बाकी है, तब तक आप सभी लोग जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर करें, क्लास को लाइक करते चले। आते ही विकास प्रजापति जी राम राम। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी एक बार क्लास शेयर करेंगे और फिर हम उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। 9:05 होने वाले हैं, उससे पहले आपको जल्दी से क्लियर कर देना है, सभी दोस्तों को क्लास को शेयर करना है और ये आपका काम है, आपको जल्दी से क्लियर करना है। मैथिक विकास जी, रोहित तेरा एग्जाम कब है? अच्छा चलो, अभी एग्जाम डेट फाइनल हो गई है बहुत सारे लोगों की, तो आपस में बात कर लें बाद में, यहां पर कमेंटबाजी ना करें। तो जीके सागर वाले जय हिंद जी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों को राधे राधे, जय हिंद जय भारत। मोस्टली दोस्तों सभी लोगों का क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, उससे पहले आप लोग क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दें सभी दोस्तों को। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये काम आपको आते ही करना है सबसे पहले। नहीं, आज 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा जिनको मैं आज थोड़ा सा सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को थोड़ा डिटेल में, तो आपको क्लियर करना है। ये सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए चलना है। अब जो क्वेश्चंस आपको नहीं क्लियर होंगे उन सबको मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपके लिए क्वेश्चंस को क्लियर करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालने वाला हूं मैं, तो तैयार रहिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको चुनना है और जल्दी से मुझे क्लियर करके बताना है। तो आपको जल्दी से क्लियर करना है ये सभी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों जल्दी से क्लियर करेंगे आप सभी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है? चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, या चीन, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, या चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। तो आपको जल्दी से क्लियर करके बताना है। देखते कितने दोस्त बिल्कुल करेक्ट होंगे। विकास जाटव जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सबसे पहले विकास का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। दुष्यंत आप गलत है, तो थोड़ा सा समझिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। देखो आप लोग सब लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आपने यूएनओ पढ़ा है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसी के अंतर्गत हम जब बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, हम इसको बात कर सकते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और यूएनओ के ही जब हम बात करते हैं तो यूएनओ में 24 अक्टूबर 1945 आप समझ सकते हैं। और इसी में क्या हुआ कि इसका एक महासभा का गठन किया गया। मेरी अंगूठी से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर सही नहीं आ रहा, 1 मिनट में कवर करता हूं, बस मैंने वो निकाल दिया है। 24 अक्टूबर 1945 को ये स्थापना किया गया था यूएनओ का। इसका जो मुख्यालय है, यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपका कहां पर है? तो आपको सबको याद रखना है, यूएनओ का मुख्यालय आपका कहां पर है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। तो इस तरीके से अपन को ये सारी चीजें क्लियर करनी है। यूएनओ का मुख्यालय, और इसी महासभा के अंतर्गत जो हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होता है, सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनका नाम आपके सामने है, और 10 स्थायी सदस्य होते हैं। और कितने सदस्य होते हैं? 10 अस्थायी सदस्य। यही 15 लोगों की वोटिंग होती है, जिनमें 5 लोगों को तो स्पेशली मिलता ही है वीटो पावर। तो इन 5 देशों को ही वीटो पावर मिला हुआ है, जिनमें आप लोग सभी जानते ही हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं यहीं पर थोड़ी सी बात करूं कि आपके लिए और क्या चीजें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, कौन सी चीजें जरूरी हैं, तो उनको याद रखना है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और 2020-21 के लिए भारत 8वीं बार, आपको एक और करंट अफेयर्स बताता हूं, 2020-21 में भारत, मोस्टली सॉरी 21-22 के लिए लिखिए, 2021-22 के लिए भारत इसका 8वीं बार इस अस्थायी सदस्य बना है। कौन सा सदस्य बना है? 8वीं बार भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। कौन सा सदस्य बना है? अस्थायी सदस्य बना है। ये आज कुछ गड़बड़ कर रहा है बार बार पे, अस्थायी सदस्य बना है। तो भारत कौन सा सदस्य बना है? अस्थायी सदस्य बना है। और कितनी बार बना है? 8वीं बार बना है। तो आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो ध्यान में रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताना है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, या कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटका। तो जल्दी से क्लियर करेंगे आप सभी। रेणु जी राधे राधे, जल्दी से क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। ओके गुलशन जी, आपने पहले बताया, कोई बात नहीं, सभी लोग लगातार बताते रहिए। बस आप लोगों ने जितनी भी अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करते रहें, ये आपका काम है, आपको जल्दी से जल्दी ये करना है। तो दोस्तों आप अपना काम करिए और बाकी का सारा काम तो हम कर ही रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए जल्दी से। और मैं आपके कमेंट शो कर ही रहा हूँ, देख रहा हूँ सभी लोग। देखिए दोस्तों वॉचिंग बहुत है, लाइक नहीं है, तो प्लीज लाइक भी करिए साथ में। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मोस्टली लोगों ने डी ऑप्शन दिया है बेटा, आप लोग सभी गलत है। यहां पर देखो अपन में क्लियर करूं तो आप सभी ने गलत ऑप्शन चुना है। यहां पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। देखो राजस्थान में राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसको हम रावत वाटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रावत वाटा। और रावत वाटा राजस्थान का ही है, जो कनाडा के सहयोग से लगा था। रावत वाटा आपको याद रखना है, किसके सहयोग से लगाया गया? कनाडा के सहयोग से लगाया गया रावत वाटा। तो रावत वाटा उदयपुर में नहीं है, उदयपुर राजस्थान में तो आता है लेकिन रावत वाटा उदयपुर में स्थित नहीं है, याद रखिए। तो रावत वाटा कहां पर है? राजस्थान में ही स्थित है, लेकिन रावत वाटा जगह पर ही स्थित है। तो ये इसका परमाणु संयंत्र है। बाकी जो और दो जगह राजस्थान में लग रहा है, ये कोटा जिला में भी लग रहा है ना। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा, तो राजस्थान के दो और जिले पर परमाणु संयंत्र लगाने का प्रस्तावित है, जो है बांसवाड़ा, यानी यहां पर भी लग जाएगा। अगर आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने वाले हो उनके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा बांसवाड़ा और कोटा, दो जगह पर राजस्थान में। और क्या लगा सकते हैं? राजस्थान परमाणु संयंत्र लगा सकते हैं। तो राजस्थान परमाणु संयंत्र अभी जो स्पेशल है वो रावतवाटा में है, कनाडा में। ये कनाडा के सहयोग से लगा, मतलब मोस्टली आपको याद रखना है। चलिए अभी थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं इन चीजों को, तो थोड़ा सा देख ले। जैसे नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में, बिल्कुल करेक्ट है। और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटका में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए होगा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में नहीं है, रावत भाटा में है। याद रखेंगे, कनाडा के सहयोग से लगा था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोग जानते ही हैं इसको, तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम? आप जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट्स करिए। देखते हैं कितने दोस्त इसको बिल्कुल करेक्ट करेंगे। आप सभी को जल्दी से क्लियर करना है। और प्लीज दोस्त चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दें जिससे सभी दोस्त हमसे आके तुरंत जुड़ जाएं। ये आपका काम है, आपको करना ही है। चलिए अभी जल्दी से क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, और आप सभी का कमेंट्स आना चाहिए मेरे पास जल्दी से जल्दी। ओके, बहुत से लोग बी दे रहे हैं, बहुत से लोग सी दे रहे हैं। और रोहित ने सी दिया है, चलिए बहुत बढ़िया। अभिषेक ने सी दिया है, गोडी सी दे रहे हैं। धर्मेंद्र कुशवाहा जी गलत है बेटा आप। चलिए सौरभ सी दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। देखो सी ऑप्शन देने वाले सभी दोस्त करेक्ट है, मैं यहाँ पे चेक करा देता हूं। सी ऑप्शन देने वाले सभी करेक्ट है। सदीर जो है वो भरतनाट्यम की ही एक शैली है। भरतनाट्यम का ही प्राचीन नाम सदीर होता था, आप याद करें, समझ लें। देखो भरतनाट्यम जो है उसी का प्राचीन नाम क्या है? सदीर है। तो भरतनाट्यम जो है उसी का प्राचीन नाम क्या है? आपका सदीर है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सदीर किसका प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद में जब हम यहाँ पे बात करें तो आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा वो मैं क्लियर करूं, तो आप लोगों को समझना है। यहां पर थोड़ा सा मैं पॉइंटर ऑन करता हूं, एक सेकंड वेट करेंगे बस जस्ट। ओके, तो जैसे सदीर जो है भरतनाट्यम की प्राचीन नृत्य शैली है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। कथक कहां का नृत्य है? तो आपको मालूम है यूपी का है। कथक कहां का? यूपी का। ओडिसी कहां का है? उड़ीसा का। तो आपको याद रखना है ये कहां का है? उड़ीसा का है। और मोहिनी अट्टम कहां का है? आपका केरल का। तो मोहिनी अट्टम कहां का है? आपका केरल का। तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य शैलियां हैं जिनको आपको याद रखना है। भारत में केवल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों को ही मान्यता दी गई है। तो आप लोग सब जानते ही हैं इन सब चीजों को, क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहां पर सदीर जो नृत्य शैली है वो भरतनाट्यम की शैली है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? बताना है आपको। संतोष यादव, सुमा सिरूर, सूरज लता देवी, ज्योति रंधावा। क्लियर करें। इस क्वेश्चन का आंसर तो मोस्टली सभी लोगों का करेक्ट ही होना चाहिए। राकेश सिंह बिल्कुल करेक्ट है, नेहा
ओके, साक्षी कान्हा शर्मा बिल्कुल करेक्ट है, राकेश सिंह बिल्कुल करेक्ट है, रोहित सिंह करेक्ट है, जीके सॉरी सागर वाले बिल्कुल करेक्ट है, सभी का ही करेक्ट है। मैं चेक करा देता हूं। देखो इसमें मुझे काफी सारा बताना भी है आपको। माउंट एवरेस्ट को अगर फतेह करने वाली, मुझे काफी जुकाम हुआ है आज, तो संतोष यादव। तो माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली जो महिला है वो संतोष यादव है। ये एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। देखिए चलिए सुनते हैं माउंट एवरेस्ट क्या है। मैं माउंट एवरेस्ट के बारे में बताऊं तो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है वो संसार की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। सब लोग जानते हैं। ऊंचाई इसकी 8,848, मोस्टली मैं 8,850 मीटर बताता हूं आपको। 8,850 मीटर है ना। नेपाल के भूकंप के बाद में इसकी थोड़ी सी दूरी कम हुई है, तो 8,849.5 मीटर इसको मानते हैं। तो लगभग में 8,850 मीटर ही हम मानते हैं आज भी। तो याद रखना विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। ये चोटी कहां पर स्थित है? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? नेपाल में। नेपाल के लोग इसे किसके नाम से जानते हैं? सागर माता के नाम से जानते हैं। तो नेपाल के लोग इसे किस नाम से जानते हैं? सागर माता के नाम से जानते हैं। और तिब्बत के लोग इसे चौमोलुंगमा कहते हैं, पर्वतों की रानी। क्या कहते हैं? चौमोलुंगमा। तिब्बत के लोग इसे किस नाम से जानते हैं? चौमोलुंगमा। आज ये हो क्या रहा है यार इसमें? तो इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। तिब्बत में इसे कहते हैं चोमोलुंगमा। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है और बाकी को कुछ नहीं। तो इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आधा गायब ही हो गया उनसे। तो चोमोलुंगमा के नाम से ये फेमस है। चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। देखो मैं बताऊं आपको, विश्व में सबसे पहले अगर माउंट एवरेस्ट किसने फतेह किया था, तो आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे तेंजिंग नोर्गे ने। सबसे पहला जो पुरुष था जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा वो तेंजिंग नोर्गे था। और ये कहां के थे? तेंजिंग नोर्गे नेपाल के। तेंजिंग नोर्गे कहां के थे? नेपाल के थे। इन्होंने सबसे पहले विश्व में चोटी चढ़ी। और इन्हीं के साथ एक और थे, एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी, ये दोनों साथ में ही थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के ही हैं, जो आप जान सकते हो सभी लोग। एडमंड हिलेरी कहां के हैं? न्यूजीलैंड के। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एडमंड हिलेरी कहां के थे? न्यूजीलैंड के थे। तो अपन को याद रखना है इन दोनों ने सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी फतेह की थी। अगर पहली महिला की बात करें तो पहली महिला थी जुंको तेवई। अगर पहली महिला बात करें जिन्होंने एवरेस्ट को चढ़ा वो था जुंको तेवई। और जुंको तेवई कहां की थी? जापान की थी। कहां की थी? जापान की। लेकिन अगर भारत की पहली महिला पूछा जाएगा तो भारत की पहली महिला कौन बनेगी? बछेंद्री पाल बनेगी। कौन बनेगी? बछेंद्री पाल। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। भारत की पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। और ये पहली भारत की महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। तो पहली महिला बछेंद्री पाल, विश्व की पहली महिला जंको तेवई, विश्व का पहला पुरुष जो एवरेस्ट को फतेह किया वो तेंजिंग नोर्गे नेपाल के। और इनके साथ ही दूसरे व्यक्ति जो बनते हैं वो है एडमंड हिलेरी। दोनों साथ में गए थे तो हम बहुत समझ सकते हैं उसको। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट को 2 बार किसने चढ़ा, तो संतोष यादव। इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, नेपाल से भी और बाकी के अदर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। आप लोग याद रखें, क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? आपको बताना जल्दी से क्लियर करके, क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, जापान। तो आपको जल्दी से क्लियर करना है दोस्तों, जल्दी से क्लियर करेंगे आप सभी। क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है आपको जल्दी से बताना। चलिए, बहुत सारे लोग बी बछेंद्री पाल को दे रहे हैं, मैथी खन्नी बी दे रहे हैं। देखो बी देने वाले थोड़ा सोचो तो सही, क्वांटो मैदान पूछे गए हैं, आप लॉजिक भी लगाओ। गलत आंसर है सबके, सबके गलत है। ए टू जेड सबने बी आंसर दिया है, सबके गलत है। अरविंद जी बिल्कुल नहीं है, बी ही तुम्हारे कहने से थोड़ी ना सही हो जाएगा बेटा। आपसे पूछा गया क्वांटो मैदान कहां पर है? चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। क्वांटो मैदान जो है वो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जैसे आपको याद रखना है, क्वांटो मैदान जो है वो जापान में है। आपको याद रखना है, देखो जापान जो है एक द्वीपीय देश है। जिसमें हम बात करेंगे तो जापान के कुछ प्रमुख द्वीप है। इसका जो द्वीप है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। तो क्वांटो मैदान जो है वो किसके लिए फेमस है? एक तो वर्षा के लिए और उद्योगों के लिए। किसके लिए फेमस है क्वांटो मैदान? अगर आपसे पूछा जाए क्वांटो मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? वर्षा के लिए प्रसिद्ध है और उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ये यहां पर किसकी खेती की जा सकती है? तो अगर हम क्वांटो मैदान में बात करें तो ये सब्जी की, फल की, इन सब की खेतियां की जाती हैं। यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, होन्शु द्वीप जापान का प्रमुख द्वीप है। यहीं पर जापान की राजधानी टोक्यो बसी हुई है। कौन सी?
टोक्यो। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस पर बसी हुई है? होन्शु द्वीप पर बसी हुई है। देखो जापान में जो प्रमुख द्वीप हैं वो 4 प्रमुख द्वीप हैं, जिनमें हम क्यूसू, शिकोगु, होन्शु और होक्काइडो समझते हैं। तो पहला जो द्वीप है वो क्यूसू, दूसरा शिकोगु, शिकोगु, तीसरा होन्शु और होक्काइडो। और कौन सा? होक्काइडो। जापान के ये 4 द्वीप हैं, इन चारों द्वीपों पर ही पूरा जापान बसा हुआ है, जिसको आपको याद रखना है। जैसे कि अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो एक क्वेश्चन आता है जापान का मैनचेस्टर, जैसे हमारा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, वैसे ही आपसे पूछा जाता है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किसे कहेंगे? अगर आपको मालूम है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, वरना मैं आंसर दे रहा हूं जल्दी से। तो आप लोग मुझे बताएंगे जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वेरी गुड, मैथिक विकास जी बिल्कुल करेक्ट है, ओसाका। ओसाका इधर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका को। तो ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ओसाका। आज थोड़ा सा मुझे पॉइंटर परेशान कर रहा है, मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका होता है। एक और क्वेश्चन आता है जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? देखो अमेरिका का एक शहर है डेट्रॉइट, जो काफी ज्यादा फेमस है। तो जापान का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? ये भी कमेंट्स करके बताएं अगर किसी को मालूम है तो। अगर किसी को मालूम है तो जल्दी से क्लियर करें, जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? आज मैं वही तो कह रहा हूं, थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों ये पॉइंटर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है आज मुझे। थोड़ा सा मैंने आज जल्दीबाजी में, आपका मैच देख रहा था मैं, उसी समय पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो जापान का डेट्रॉइट हॉकी, जापान का डेट्रॉइट हम किसे कहते हैं आपको बताना है। तो मैं बता दूं नागोया को। जापान का एक शहर है नागोया, नागोया। तो हम जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? नागोया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागोया को। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर करनी थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं रोज ही ले रहा हूं अनिल राठौर जी, बिल्कुल रोज ही करेक्ट, रोज ही क्लास ले रहा हूं। बस आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों को करते रहे, ये आपके लिए काम है, आप इसे करते रहे। तो क्वांटो मैदान कहां पर है? जापान में है, वर्षा और उद्योगों के लिए फेमस है। होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो बसी हुई है, और होन्शु द्वीप पर ही ये क्वांटो मैदान स्थित है। तो आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों को एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, या तो सभी सही है या कोई नहीं है सही। आपको जल्दी से क्लियर करके बताना है, अगर आपको नॉलेज है तो जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट्स करके फटाफट से बताइए। तब तक मैं इसको भी ठीक करता हूं, मतलब वो गिर गया स्क्रीन, थोड़ा सही करना। चलिए अभी शायद बिल्कुल क्लियर हो मेरी समझ से। हाँ अभी सही है थोड़ा सा। चलिए अभी जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे। अरे दोस्तों आप लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे हैं, आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से। थोड़ा पढ़ो भी तो सही उसको ढंग से। चलिए मैं क्लियर करता हूं। देखो ये उपरोक्त में से सभी सही है, इसके आपको ऑप्शन डी चुनना है, जो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। ये जो है वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, उन सबको समझना है आपको। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। ये क्या हो गया? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सतह से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं, आपको याद रखना है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण से सफल परीक्षण किया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक उत्तक सामग्री ले जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना को सौंप दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट। आपके लिए ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेंगे, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। 29 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, या 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवास दिवस। तो आपको जल्दी से कमेंट्स करके बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, किस डेट को वो दिन नहीं मनाया जाता। चलिए आप जल्दी से क्लियर करेंगे मुझे।
चलिए, यहां पर भी कोई सही नहीं लग रहा है मुझे। काफी क्वेश्चंस आपके गड़बड़ हो रहे हैं बेटा, ऐसे कैसे पास करोगे। आकाश बघेल यहां बिल्कुल करेक्ट है, अरविंद देख के 47 करेक्ट है। देखिए ऑप्शन ए 29 दिसंबर को, ये बिल्कुल गलत आंसर है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। तो आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को मनाते हैं, आप तो याद रखो 24 जनवरी को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बाकी के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ही है, उनको बताने का कोई दिक्कत ही नहीं है। 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। पिछले कुछ पेपरों से किसान दिवस काफी पूछा जा रहा है, तो याद रखिए। वैसे भी आप समझ सकते हैं देश में किसान आंदोलन चल रहा है, उसी के ऊपर तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम्स के लिए। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है या प्रवास दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 29 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहां पर यही गलत था, याद रखिए बेटा। तो टीचर डे कहां पूछ रहा है? यहां पर शिक्षा दिवस पूछ रहा है बेवकूफ, शिक्षक दिवस नहीं है। पढ़ो तो सही आरती, थोड़ा पढ़कर देखो। ये टीचर दिवस मतलब टीचर नहीं है, शिक्षा दिवस है, एजुकेशन डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे पूछ रहा है। 24 जनवरी को मनाते हैं। चलो आगे बढ़े, थोड़ा समझ लेना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। कोई नहीं, वो मेरा एक तकलिया कलाम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, रेणुका झील कहां स्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सारे पेपरों में आता है। तो बताइए, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है। तो आपको बताना है किस क्षेत्र में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या राजस्थान। कमेंट्स करेंगे दोस्तों। रेणुका झील कहां स्थित है, जल्दी से बताइए मुझे। चलिए बताइए जल्दी से, रेणुका झील कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, राजस्थान। कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए सबका बिल्कुल करेक्ट है। कालीचरण, शैलेंद्र सिंह, राहुल, शैलेंद्र, बहुत बढ़िया। देवेश, ओके, कुशवाहा जी बिल्कुल करेक्ट है, फॉर्म में आ गए हैं अब तो। रोहित सिंह, हेमंत तिवारी, राकेश, क्यूरियोसिटी साइंस, मैथिक, अनी, नगेन, सालू बाथम, शैलेश। अरे इतने सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा इकट्ठे यार। काना शर्मा लास्ट में बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मैं अभी क्लियर करता हूं। तो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सारा बिल्कुल करेक्ट है। रेणुका झील भारत की सबसे छोटी, अगर हम बात करें, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि क्षेत्र है। सबसे छोटी लिखना, भारत की सबसे छोटी आर्द्रसर झील है। कौन सी झील है? आर्द्रसर झील है, याद रखेंगे। भारत की सबसे छोटी आर्द्रसर झील के रूप में ये जानी जाती है। तो ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आर्द्र भूमि प्रदेश के अंतर्गत आती है, याद रखिए, रामसर साइट्स के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे? आपको बताना जल्दी से। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे? मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर, या ए, बी और डी, यानी जवाहरलाल नेहरू भी इनमें शामिल कर ले। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे? काफी पहले ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता था, 2014-15 के आसपास काफी सारे पेपरों में आता था। अभी ये क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है, और हो सकता है आपके एसएससी एग्जाम्स में ये इस बार रिपीटेड हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे? मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको जल्दी से क्लियर करना है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने सी चुना सभी करेक्ट है, जल्दी से चेक कराएंगे। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ए बी डी। देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन को आपको समझना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसे नॉन अलाइंग मूवमेंट कहा जाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो इंपोर्टेंट होगा कि इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। तो इसका मुख्यालय आपका कहां पर बनेगा? तो देखो मैं क्लियर करता हूं, इसका जो मुख्यालय है वो आपका जकार्ता में आएगा। कहां आएगा? इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया।
तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसने एक थीम बनाई थी कि इसने ना तो मित्र राष्ट्रों के साथ संयोग करना है ना ही दूरी राष्ट्रों के साथ, तो इसने उनके साथ तटस्थ रहने की नीति अपनाई थी। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन है जो 3 लोगों ने मिलकर बनाया, मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीनों ने मिलकर इसको बनाया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, बताइए आप। काठमांडू, मक्का, बैथेलम या एफेसस। आपको जल्दी से क्लियर करना है। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, आपको जल्दी से क्लियर करना है जी। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है कौन सा है, आपको क्लियर करना जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, अभी तक कोई सही नहीं है, पर अभी तक कोई सही नहीं है, मैं जल्दी से क्लियर करूंगा। देखो एफेसस, इस क्वेश्चन को शायद आप लोग ना समझे, अंतरराष्ट्रीय जीके से है। तो एफेसस, एफेसस जो है, देखो ये डायना मंदिर जो है, ये जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है, तुर्की में। कहां पर स्थित है, तुर्की में। और तुर्की के किस जगह पर, एफेसस पर। तुर्की के कहां पर, एफेसस पर। तो आपको याद रखना है डायना मंदिर जो है वो तुर्की में स्थित है। तुर्की में कहां पर, एफेसस। तो डायना मंदिर एक काफी अच्छा मंदिर माना जाता है यहाँ पे देखने के लिए। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि काठमांडू में कौन सा मंदिर है, तो पशुपतिनाथ मंदिर है। काठमांडू में कौन सा मंदिर फेमस है, पशुपतिनाथ मंदिर है, जो आपके इंडियन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर जो आपका कहां पर है, काठमांडू में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। मक्का आपको मालूम है, पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का ये गढ़ माना जाता है। यहां से मक्का से मदीना तक की यात्रा जो की गई थी उसे ही हाजी यात्रा के नाम से माने जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का मस्जिद यहीं पर स्थित है, आपको याद रखना है। बैथेलम ईसा मसीह के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है, तो आपको मालूम है एरूशलेम में, एरूशलेम के बैथेलम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। तो बैथेलम ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको क्लियर करने हैं, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे दोस्तों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नींद का अध्ययन कहलाता है। बायोलॉजी से क्वेश्चन है, आपको क्लियर करना है। तो नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, क्रोनोलॉजी। तो आपको जल्दी से क्लियर करना है और जल्दी से क्लियर करके बताना है। तो नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, ऑर्थोलॉजी या क्रोनोलॉजी। आपको जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों, बताइए जल्दी से। नींद का अध्ययन हम क्या कहलाते हैं, बताइए जल्दी से कमेंट्स करके। देखते हैं बहुत सारे लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर, देखते हैं कितने लोग करेक्ट दे पाते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, हिप्नोलॉजी, बहुत लोगों ने आंसर दिया है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहते हैं, डेफिनेटली कहते हैं बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने हिप्नोलॉजी कहा है वो सभी करेक्ट हैं। देखिए सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हैं, और यहां पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है। नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी, ठीक है। तो हिप्नोलॉजी का अध्ययन है नींद का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ स्लीपिंग। तो क्वेश्चन याद रखना। क्रोमेटोलॉजी, जैसे आपके पास दिया गया है क्रोमेटोलॉजी, अगर मैं यहाँ पे क्रोमेटोलॉजी की बात करूं तो क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रंगों का अध्ययन करते हैं, कलर का अध्ययन करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो क्रोमेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, रंगों का अध्ययन करते हैं। अब रंगों के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, तो क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, रंगों के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे ऑर्थोलॉजी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्थोलॉजी की अगर हम बात करें तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन, ठीक है, हड्डियों का अध्ययन। अगर हम यहां से आपके लिए और पूछा जाए क्रोनोलॉजी, तो समय काल का अध्ययन, काल चक्र का अध्ययन क्या कहलाता है, काल चक्र का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। तो काल चक्र का अध्ययन हम किसको कहते हैं, क्रोनोलॉजी को कहते हैं। तो याद रखिए। ठीक है, चलिए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ऑर्थोलॉजी जो होता है वो हमारा हड्डियों का अध्ययन हो गया, क्रोमेटोलॉजी रंगों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्लियर करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी के। चलिए बहुत बढ़िया। और गाइस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। चित्रकालियों से थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है आप सभी को और बताना है। मेहंदी राजस्थान की लोक कला है, आपना पहाड़ी क्षेत्रों की है, अरिपन, अरिपन को ही हम मधुबनी कहते हैं। तो आपको याद रखना, अरिपन को ही हम मधुबनी चित्रकला कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मधुबनी पेंटिंग्स। तो अर्पण, अर्पण, अर्पण या मधुबना एक ही बात है, मधुबनी एक ही बात है, या चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
1 2 4 4, 1 2 1 3 4, 3 4 2 1 या 4 3 2 1। तो आपको जल्दी से कमेंट्स करने। यहां पर मैं ऑप्शन 1 को सही कर देता हूं, 3 4 बना लें इसको, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलिए अभी क्लियर करेंगे आप, जल्दी से आंसर आना चाहिए आप सभी का। बहुत बढ़िया, राकेश सिंह जी, रोहित सिंह बिल्कुल करेक्ट है, नेहा शर्मा, रोहित सिंह, बरेलिया सुषमा बिल्कुल करेक्ट है आप। ओके बहुत बढ़िया, अभिषेक लोधी बिल्कुल करेक्ट है, देवेश भारद्वाज बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मैं चेक कराऊंगा, प्राची ठाकुर बिल्कुल करेक्ट है, मोहित भारद्वाज, आरती शिकरवार, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया सर। अच्छा हेमंत तिवारी, नहीं बेटा इतना नहीं है, आपको समझ नहीं है। देखो इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपको बता दूं। देखो मेहंदी तो आप सब लोग जानते हैं हमारे सुहाग की निशानी मानी जाती है मेहंदी को, तो राजस्थान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो मेहंदी राजस्थान की है, आपना पहाड़ी क्षेत्रों का ही है। सब वही चीजें हैं जो आप लोक कला के तौर पर जानते हो, वो सब लोक कला में फेमस है हमारे यहाँ पर। जैसे अरिपन, अरिपन मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं जिनमें काफी सारी डिजाइन नक्काशियां की जाती हैं। बिहार की फेमस पेंटिंग है मधुबनी, हाथी वाथी और घोड़े वगैरह ये सब नक्काशी की जाते हैं लहंगे पर, दीवालों पर, पेंटिंग्स में, ऐसे करके आपको याद रखना है। और चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का प्रमुख है, आप सबने अभी पूरा होगा, दौजी तो निकली अभी थोड़े दिन पहले, दीपावली पर भी चौक पूज कर हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो चौक पूर्णा यानी वही चौक चौक सातिया वगैरह बनाना, ये सब चौक पूर्णा होता है, उत्तर प्रदेश की लोक कला है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे 1 2 3 4, जैसे जैसे क्वेश्चन दिए वैसे वैसे उनके ऑप्शन दिए सामने। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 1 2 3 4 बनेगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए सभी का बिल्कुल करेक्ट है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? याद रखें, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा, यातायात रोकने का चिन्ह है क्या? हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल है। सभी सुमेलित हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सुमेलित है या नहीं है, आपको जल्दी से क्लियर करके बताना है। सुमेलित मतलब मैचिंग। चलिए जल्दी से क्लियर करें, बिल्कुल करेक्ट है, डी बिल्कुल करेक्ट है, सभी सुमेलित हैं। देखो इसका कोई गलत नहीं है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का ही उदाहरण होता है। परिवार नियोजन अगर हम कर रहे हैं, अगर हम दो हमारे दो की पॉलिसी अपना रहे हैं, परिवार नियोजन कर रहे हैं तो लाल त्रिकोण उससे प्रदर्शित किया जाता है। रेड क्रॉस लाल जो प्लस का निशान बना होता है, आप जानते हैं, डॉक्टरी सहायता का, अस्पताल, यात्रा, खतरा रोकने का निशान होता है, बिल्कुल करेक्ट। और जैसे ही यातायात के साधनों में हरी लाइट जलती है, हम रास्ता साफ है हमें चलना चाहिए, ये वाला सिग्नल होता है। तो आप सबको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? आपको बताना है 1994 में, 1996 में, 1998 में, 2004 में। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया था? आपको जल्दी से कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया था? तो जल्दी से कमेंट्स करें। ओके सभी सही थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ओके बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट्स करें इसका। कुलवेंद्र सी दे रहे हैं, आरती डी दे रही हैं, सुषमा ने बी दिया है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुषमा इज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए मैं बता दूं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1996 में सीटीबीटी अस्तित्व में आया था। यह परमाणु संधि, देखो परमाणु संधि से संबंधित था। कैसी संधि बता देता हूं आपको। सीटीबीटी में क्या किया गया कि आप परमाणु का कोई भी परीक्षण नहीं करेंगे, परमाणु से रिलेटेड मतलब परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, अपने हथियारों को रोकेंगे, उनका मिसयूज नहीं करेंगे। तो परमाणु संधि के तहत क्या किया गया कि परमाणु का परीक्षण नहीं करेंगे, आप उनका टेस्टिंग नहीं करेंगे, परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई। लेकिन अब इसमें हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या होता है, इनमें हमें जानकारी क्या लेनी होती है वो बताता हूं। तो देखिए गौर करें, इसमें क्या हुआ कि अभी वर्तमान में 183 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। 183 देश वर्तमान में सीटीबीटी के क्या है, सदस्य देश हैं। सीटीबीटी पर अभी कितने देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है? 183 देशों ने इस पर क्या कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया। अगर मैं यहां पे बात करूं कि इस जो सीटीबीटी का जो मतलब स्थापना दिवस, सॉरी मैं बताऊं डे कब मनाया जाता है, जैसे सीटीबीटी परमाणु संधि निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हम हर बार
क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषिद्ध दिवस मनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1996 को ये शुरू हुआ सीटीबीटी, न्यूक्लियर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इसका प्रमुख नाम है। परमाणु संधि के लिए अस्तित्व में आया। 183 सदस्य देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। 29 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण नाम दिवस मनाते हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, इसके लिए आपके लिए ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अगर मैं बात करूं कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो वियना ऑस्ट्रिया में है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर मुख्यालय भी समझना चाहते हैं तो समझ लें कि इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। वैसे सबने ही करेक्ट आंसर दिए थे ज्यादातर लोगों ने, पर काफी लोग वियना ऑस्ट्रिया में है, आपको याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, एक आध दो बढ़ गए होंगे तो उनको याद में रखना थोड़ा सा। देवेश भारद्वाज, अभी हाल फिलहाल 183 हम रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास आंकड़ा अभी इतने का ही है। ठीक है, अगर एक आध दो बढ़ गए होंगे बीच में तो मैं अगले क्लास में उसको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, अभी वेट करें। 183 देश बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, डाओचेंगे एंडिंग एयरपोर्ट कहां स्थित है? डाओचेंगे एंडिंग एयरपोर्ट कहां स्थित है? थाईलैंड, फिलीपींस, चीन, तिब्बत। आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। डाओचेंगे एंडिंग एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? नाम से ही संबंधित होता है, तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। वैसे तो मैंने चारों पांचों नाम ही एक जैसे दे दिए हैं, पर आपको ऑप्शन से चुनना है जल्दी से। चीन तो नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्का है, आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। चीन नहीं होगा। नागिन गलत है, राकेश सिंह जी गलत है, साक्षी भी गलत है, मोहित बिल्कुल करेक्ट है, मोहित भारद्वाज बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले आंसर है सैलेंद का, मोहित का सबसे पहले था, फिर सैलेंद का है। डी ऑप्शन देने वाले सभी करेक्ट है। तिब्बत इज अ करेक्ट आंसर। देखो, डाओचेंगे एंडिंग एयरपोर्ट जो है वो तिब्बत में स्थित है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचा पर स्थित हवाई अड्डा है और तिब्बत के सिचुआन प्रांत में स्थित है। किसमें? तिब्बत के सिचुआन प्रांत में स्थित है। तिब्बत के सिचुआन प्रांत में स्थित है ये जो एयरपोर्ट है। और अगर मैं बात करूं तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जो है एयरपोर्ट है। 4411 मीटर की इसकी ऊंचाई है लगभग में। कितनी? 4411 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो आपको याद रखनी है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि अपने लिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी, तो उन सब की चीजों की मैं बात करता हूं। तो दाओचेंगे एयरपोर्ट जो है वो तिब्बत में स्थित है, सिचुआन प्रांत में स्थित है, 4411 मीटर ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट है, ये आपके लिए याद रखना है। अगर मैं यहीं पे बात करूं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है वो थाईलैंड में है। अगर कभी स्वर्ण भूमि करके पूछा जाए, स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? स्वर्ण भूमि थाईलैंड में। और चीन का एक प्रमुख होता है, तो चीन का भी बता देता हूं। तो आपको याद रखना है कि चीन का जो प्रमुख है वो डैक्सिंग हवाई अड्डा है। डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये यहां का फेमस है। तो अपन को याद रखना है स्वर्ण भूमि कहां पे? थाईलैंड में, डैक्सिंग है चाइना में, और सिचुआन प्रांत में तिब्बत में दाओचेंगो एंडिंग एयरपोर्ट है, जो विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। तो आपको याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देंगे। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? कौन सा पेंटर था, कौन सा चित्रकार था, आपको बताना है। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो या रेम्ब्रांट? तो आपको जल्दी से कमेंट्स करके बताना है मुझे दोस्तों। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? जल्दी से कमेंट्स करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। माइकल एंजेलो तो नहीं होंगे। सैलन सिंह जी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टुल सिकरबार करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया, सैलन सिंह बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन देने वाले सभी करेक्ट है। चलो मैं चेक करा देता हूं जल्दी से। लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची का प्रमुख पेंटिंग है, चित्रित है, इन्होंने किया था। इनका जो इन्हें फेमस, जो ज्यादातर फेमस हुआ है वो मोनालिसा से हुए हैं। ये किससे हुए? मोनालिसा पेंटिंग इन्होंने ही बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची ने। तो मोनालिसा के लिए आप सब लोग इसको ज्यादातर जानते हैं कि इनको काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, लियोनार्डो दा विंची को, मोनालिसा पेंटिंग्स के लिए। और इन्होंने लास्ट सफर भी पेंटिंग बनाई थी। तो आपको याद रखना है ये इन्हीं की पेंटिंग है। ये कहां के थे? इटली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। कहां के थे? इटली के। माइकल एंजेलो भी इटली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, आपको याद रखना है। ये भी कहां के थे? प्रमुख इटली के प्रमुख चित्रकार थे, इतालवी चित्रकार है। तो आपको याद रखना है ये मूर्तिकार भी थे माइकल एंजेलो, तो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, तो दोनों ही बनाते थे। तो आपको याद रखना है माइकल एंजेलो, तो है ना। अब आते हैं पाब्लो पिकासो पर। तो पाब्लो पिकासो जो है वो प्रमुख स्पेन के प्रमुख चित्रकार हैं। कहां के हैं?
स्पेन के पाब्लो पिकासो, ये भी काफी ज्यादा, पिकासो की पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिकती हैं, आप सब लोग जानते ही इनको, किसी पहचान के मोहताज नहीं है ये। और रेम्ब्रांड जो है वो नीदरलैंड के प्रमुख चित्रकार हैं। कहां के? नीदरलैंड के। ये जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कहां के हैं? नीदरलैंड के। रेम्ब्रांड को नीदरलैंड का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। तो रेम्ब्रांड कहां के हैं? नीदरलैंड के। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा वो देखिए, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? आपको क्लियर करना है, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? बताइए, उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला या पुष्कर मेला? तो ऊंटों के लिए प्रसिद्ध व्यापार मेला किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी। ये तो डेफिनेटली सबका करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं कितने दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाएंगे, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब तो जरूर करते रहे, ये आपका हक बनता है, और लगातार हमें भी अच्छा लगता है कि आप इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक लाइक मिल जाता है तो मजा आता है। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए पुष्कर इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए मैं बताता हूं, ऊंटों के लिए प्रसिद्ध मेला जो है वो पुष्कर मेला है, और ये पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान के पुष्कर जिले में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, पुष्कर जिले में लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा, है ना। और ये कहां लगता है? पुष्कर में लगता है। पुष्कर कहां आता है? राजस्थान में, ठीक है। पुष्कर राजस्थान में ही लगता है। कुंभ मेला सब लोग जानते हैं 12 वर्ष बाद लगता है। 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मेला या धार्मिक मेला मान सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। सबसे बड़ा कौन सा मेला? धार्मिक मेला। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ मेला होते हैं। भारत में 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं और 30 अप्रैल तक चलते हैं। 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं और कब तक चलते हैं? 30 अप्रैल तक चलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कुंभ मेला का डेट जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3-4 महीने लगभग रहती है। तो जनवरी से अप्रैल तक ये चलते हैं। तो आपको याद रखना है 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है कुंभ मेला और 30 अप्रैल तक चलता है। आप लोगों को मालूम है प्रयागराज में कुंभ लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है, और आपका कहां लगता है? हरिद्वार में लगता है। तो 4 जगह कुंभ मेला लगाए जाते हैं। ये आपको याद रखने, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। थार मेला का क्या काम है बेटा? थार मेला राजस्थान के राजस्थान में लगता है, रेगिस्तान में लगता है, थार जिले में। थार मतलब जो बड़वा, क्या नाम है, जो यहाँ का जो राजस्थान का पिछला वाला हिस्सा होता है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह, इन जगहों पर ये आयोजित किया जाता है। तो इस उस इंपोर्टेंट सब ही अपने जगह पर होते हैं, लेकिन यहाँ उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होगा। तो आपके लिए जो इंपोर्टेंट है वो कुंभ और पुष्कर ही है, तो मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है? आपको बताना है। पेरिस, वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क। कमेंट्स करें जल्दी से, जल्दी से कमेंट्स करें। हाँ रॉयल लगेगा, जरूर लगेगा। आई होप अब तो लगना ही चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क में। देखिए स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर लगी हुई है। कहां पर लगी है? न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर। कौन से द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर। मैनहट्टन द्वीप पर लिबर्टी द्वीप है। मैनहट्टन द्वीप ही है पूरा, और यहीं पर स्थित है एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम है लिबर्टी द्वीप। कौन सा द्वीप? लिबर्टी द्वीप। यहीं पर यह मूर्ति लगाई गई है। यह मूर्ति अमेरिका को फ्रांस सरकार द्वारा गिफ्ट दी गई थी। किसने गिफ्ट किया था? फ्रांस ने गिफ्ट की थी। फ्रांस ने इस मूर्ति को क्या किया था? अमेरिका को गिफ्ट में दिया था, गिफ्ट दिया था। ठीक है, तो फ्रांस ने अमेरिका को क्या दिया था? गिफ्ट दिया था। किसका? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। ठीक है, स्वतंत्रता की मूर्ति इसे कहा जाता है। कौन सी मूर्ति कहा जाता है? स्वतंत्रता की मूर्ति कहा जाता है, मूर्ति कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति इस समय इंडिया में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात पर लगाई गई है वो। और आप जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की मूर्ति कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो मूर्ति है। आप सब जानते हैं 182 मीटर ऊंची यह मूर्ति है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? आपको बताना है। चादर, लंगा, सरुंग या किमोनो? आपको जल्दी से बताना है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन आने वाला इसी के बाद, जस्ट आज 20 क्वेश्चन का ही सेट है।
जो आपको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ी सी क्लास लेंथी हो जाती है, इस वजह से मैंने 25 क्वेश्चन नहीं रखे, 20 ही रखे हैं। आप सभी ने इतना साथ दिया, काफी अच्छा रहा, लगा भी कि आप सभी लोग लगातार पढ़ने के शौकीन हैं। ज्यादातर लोग वही कनेक्ट करते हैं लास्ट तक जिनको डेफिनेटली अपनी तैयारी मजबूत करनी है। बाकी के सभी लोग तो ऐसे हैं जो आया राम गया राम की हालत में होते हैं, थोड़ा बहुत उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं, तो उससे मतलब नहीं निकलना। आज सभी लोग बेस्ट है। चलिए, तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है आपको बताना है। चादर, लंगा, सरोंग, किमोनो। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, देखिए सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किमोनो इज द करेक्ट आंसर। तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक जो है वो किमोनो है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों। तो चलिए मैं बता दूं, देखो चादर जो है वो भारत में पहनाई जाती है। हम सभी लोग, हमारे भारतीय महिलाएं जो होती हैं वो चादर ओढ़ती हैं। आप सबको याद होगा कि कोई भी गांव में महिला या कोई भी जाएगी तो वो चादर या शॉल ओढ़कर जाती है, तो उसे चादर कहते हैं। लंगा तमिलनाडु में एक घुटनों तक की साड़ी जो पहनते हैं उन लोगों को बोलते हैं। और जो सरोंग है, जो स्पेशल हम जब बात करें तो जो आपकी सरोंग है वो दक्षिण पूर्व एशिया में पहनी जाने वाली साड़ी है। तो ये सरोंग जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में पहने जाने वाला एक पोशाक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में पहनी जाती है। आप लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को याद रखना है, किमोनो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है जिसको आपको याद रखना है। पोशाकों से काफी सारे क्वेश्चन पिछले कुछ पेपरों में आए हैं, तो याद रखिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये किमोनो क्या होता है। किमोनो एक कपड़ा होता है जो जापान के लोग पहनते हैं। आप इंटरनेट सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। किमोनो पोशाक को देख लेना आप लोग कैसे होते हैं। जापान के थोड़ा चोगा वाली पोशाक होती है जिसे राष्ट्रीय पोशाक कहा जाता है, किमोनो। जापान के लोग आपको बन रहे हैं हालेलुया वाला स्टेज आपको याद रखना है, श्रीदेवी का गाना याद रखो, हवा हवाई। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है आपको बताना है जल्दी से कमेंट्स करके। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी मेक्सिको, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी पेरू। कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों आंसर्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना प्यार नहीं दिया है, तो प्लीज दीजिए जल्दी से। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जहां भी शेयर कर सकते हैं वहां करें, लाइक जरूर करें दोस्तों, मजा आता है, ठीक है। तो आप जब ये करेंगे तो इससे मोटिवेशन मिलता है और हम लोग लगातार आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे। इसी तरीके से सभी लोग साथ बने रहें और लगातार अपने क्वेश्चन का आंसर दें, क्लास का एंजॉय करें, क्लास भी बताएं, लास्ट में अपना रिव्यू भी बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। लगातार इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर देते रहें। और बिल्कुल करेक्ट आंसर तब तक आ ही गए हैं सबके, और मोस्टली ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आरती बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ब्राजील इज अ करेक्ट आंसर, तो आपको याद रखना है ब्राजील बिल्कुल करेक्ट है। ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील का राजधानी में लगा हुआ है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। क्राइस्ट दी रेडीमर के नाम से जाना जाता है, क्राइस्ट दी रेडीमर के नाम से जाना जाता है। ये काफी बड़ी मूर्ति है जो ब्राजील में लगी हुई है, रियो डी जेनेरियो शहर में लगी हुई है, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो ऊंचाई है वो 39.6 मीटर की है। कितनी मीटर है? 39.6 मीटर की इसकी ऊंचाई है। याद रखेंगे आप, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर करेंगे समाप्त। ये क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं पूरे, और इन क्वेश्चंस को आप लगातार इसी तरीके से तैयार करते रहिए और मुझे क्लास का बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं 9669545193। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं, और प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, चैनल को लाइक भी कर दिया है, शेयर भी कर दिया है, तो उसके बाद आप मुझे अपना नाम पता लिखकर भेजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूं, जिस पर चैनल की समय समय पर जो भी नई वीडियो, नई लिंक्स, उनकी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी दोस्तों। तो अभी कमेंट्स करना है आपको जल्दी से कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, मुझे भी बताइए। तो दोस्तों तब तक के लिए हम थैंक यू एंड बाय सर, टेक केयर, ओके, थैंक यू। बहुत ही अच्छी थी क्लास सर, डिटेल जो बताया, थैंक यू। रोहित सिंह जी के क्लास सुपर रही सर, बहुत बढ़िया। अरविंद सिंह जी, चलिए। सौरभ शर्मा जी बिल्कुल करेक्ट है, ओके, ठीक है, अभी पीछे ही रह गए हैं आप। चलिए कोई नहीं, लगातार आप सभी लोग इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, तब तक एकदम मस्त। भूपेंद्र सिंह कुशवाहा जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छी है, ओके। मोहे जी बहुत बढ़िया। चलिए, तो लगातार आप क्लास को प्लीज एक बार जाते जाते शेयर जरूर कर दें। शेयर का ऑप्शन आपके क्लास जैसे ही आप बैक आएंगे उसी तरीके से शेयर का ऑप्शन, आप सभी लोग इतने समझदार हैं कि नेट पे चलाते ही हैं, शेयर, डाउनलोड, है ना, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। जहां भी आप जो भी चैनल चलाते हैं उस पर आप डायरेक्ट शेयर करिए, कभी कभी स्टेटस भी लगाया करिए दोस्तों, मजा आता है। चलिए, तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आपके लिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार।